ये बात समझ रहे हो कि सारे यहाँ तक? उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं, देखो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे, देखो ग्राफी विधि की बात कर रहे थे, देखो उसके आगे अपन पढ़ रहे हैं, देखो आधारी हल के बारे में। आधारी हल, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो अपन सारी चीजें देखेंगे। देखो यहां पर लिख लो, इसको लिख लो भाई। आधारी हल है वो भी क्या, देखो एलपीपी को हल करने की एक विधि है, लेकिन ज्यादातर यूज नहीं की जाती। देखो भाई एलपीपी को हल करने के लिए मुख्यतः या तो अपन ग्राफीय विधि काम में लेते हैं या सिंप्लेक्स विधि काम में लेते हैं। आधारी हल है वो भी एलपीपी को हल करने की एक विधि है। देखो तो पहली बात तो ये लिख लेना, देखो ये एलपीपी को हल करने की एक विधि है। देखो एलपीपी को हल करने की विधि है। देखो इस विधि के लिए प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में होने चाहिए। देखो प्रतिबंध समीकरण के रूप में होने चाहिए। जैसे असमीकाएं वो नहीं होनी चाहिए। देखो जो असमीकाओं की अपन बात करते हैं प्रतिबंध में, वो असमीकाएं नहीं होनी चाहिए, समीकरण होने चाहिए। देखो इस विधि के लिए प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में होने चाहिए। देखो तीसरी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो चरों की संख्या समीकरणों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। देखो प्रतिबंध निकाय में जो समीकरण है, ये लिख रहे हो के साथ साथ आप लोग, यानी आधारी हल क्या है, बेसिक सॉल्यूशन क्या है, वो भी एलपीपी को हल करने की एक विधि है। देखो लेकिन ये तभी अपन यूज कर सकते हैं जब प्रतिबंध निकाय हो, उसके अंदर समीकरण हो। देखो केवल, यानी जो प्रतिबंध निकाय है उसमें असमीकाएं नहीं होनी चाहिए, केवल समीकरण होने चाहिए। देखो अभी जो पीछे अपन देख रहे थे उसमें प्रतिबंध निकाय ऐसे बन रहे थे। देखो x + 2y <= 6 लिखा हुआ आ रहा था, तो <= 6 नहीं होना चाहिए, x + 2y = 6 होना चाहिए। देखो यानी प्रतिबंध निकाय है उसमें समीकरण होने चाहिए। देखो तीसरी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो चरों की संख्या है वो समीकरणों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। देखो प्रतिबंध निकाय में चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल, चरों की संख्या है वो अधिक होनी चाहिए किससे, देखो समीकरणों की संख्या से। क्या वैसे लिख दो, चरों की संख्या समीकरणों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। देखो से अधिक होनी चाहिए। देखो यानी इस बात का मतलब ये, देखो नंबर ऑफ वेरिएबल वो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशन से। चरों की संख्या है वो देखो इससे अधिक होनी चाहिए। देखो तब अपन ये मेथड काम में ले सकते हैं। देखो बेसिक सॉल्यूशन है वो भी क्या है, देखो एलपीपी को हल करने की विधि है, इसके लिए प्रतिबंध है वो समीकरण के रूप में होने चाहिए। देखो प्रतिबंध निकाय में चरों की संख्या है वो समीकरणों की संख्या से अधिक होगी। देखो यानी नंबर ऑफ वेरिएबल है वो ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशन से। देखो अब क्या होता है, आधारी हल कैसे निकालते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो आधारी हल ज्ञात करना, आधारी हल ज्ञात करना। देखो बिल्कुल आसान है। देखो आधारी हल ज्ञात करना, देखो मान लो इस टाइप का होगा। देखो सुनना, इधर सुनना, देखो वो लिखवा दूंगा मैं अभी। इस टाइप की इक्वेशन होगी। देखो x जैसे प्रतिबंध निकाय है वो इस तरीके से होगा। देखो x + 2y + 3z = हो गया 6 हो गया। देखो एक हो गया मान लो 2x + y + 5z बराबर हो गया 10 हो गया। देखो
प्रतिबंध निकाय है उसके अंदर इस टाइप से अपने को समीकरण दिए हुए आएंगे। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसमें चरों की संख्या तो कितनी है, देखो 3, और समीकरणों की संख्या कितनी है, 2। तब अपन यहाँ पे इसका आधारी हल निकाल सकते हैं। देखो और आधारी हल निकालने का तरीका ये होता है, देखो यानी नंबर ऑफ वेरिएबल है उसको तो कहेंगे अपन n कहेंगे। देखो चरों की संख्या को तो अपन n कहते हैं और समीकरणों की संख्या को अपन m कहते हैं। देखो यहाँ पे चरों की संख्या देखें तो कितनी होगी, देखो 3, समीकरणों की संख्या कितनी हो गई, 2 होगी। देखो अब n माइनस m चरों को अपन 0 रखते जाएंगे। देखो n माइनस m का जितना मान आता है उतने चरों को इसमें 0 करते जाओ। देखो तो वो जो प्राप्त होंगे वो क्या हो जाएंगे, आधारी हल हो जाएंगे। देखो n माइनस m का मतलब कितना हो गया, यानी एक चर को 0 करते जाएंगे। देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो अगर मान लो 3 चर होते और 3 समीकरण होते तब तो अपन इसका सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ देखो 3 तो चर है और 2 समीकरण है। देखो तो यहाँ से अपन एक्स वाई जेड का मान थोड़ी निकाल सकते हैं, ये तभी निकाल सकते हैं जब एक चर को अपन 0 लेंगे। देखो तो n माइनस m वेरिएबल्स को 0 रखते जाएंगे। देखो n माइनस m का मतलब हो गया एक चर को 0 रखते जाएंगे। सबसे पहले अपन x को 0 कर देंगे, y और z का मान निकाल लेंगे, फिर y को 0 कर देंगे, x और z का मान निकाल लेंगे, फिर z को 0 कर देंगे, x और y का मान आ जाएगा। देखो जो मान आएंगे उनको अपन कहेंगे आधारी हल, जो मान आएंगे उनको आधारी हल कहेंगे। देखो बिल्कुल आसान सी बात है। देखो n माइनस m चरों को 0 करते जाएंगे, जो हल प्राप्त होंगे उनको कहेंगे आधारी हल, वो आधारी हल कहलाते हैं। तो लिख लो, एक परिभाषा लिख लेना पहले इसकी, देखो मेथड लिख लेना। यदि LPP की LPP के प्रतिबंध निकाय में LPP के प्रतिबंध निकाय में n चर व m समीकरण जहां n ग्रेटर देन है m से। देखो यानी चरों की संख्या है वो समीकरणों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। देखो तब आधारी हल ज्ञात करने के लिए, देखो तब आधारी हल ज्ञात करने के लिए n माइनस m चरों को शून्य रखते हैं। देखो n माइनस m चरों को शून्य रखते हैं, n माइनस m चरों को 0 करते जाएंगे, आधारी हल आ जाएंगे। देखो n माइनस m चरों का मतलब जैसे n माइनस m का मान 1 आ गया। देखो n माइनस m का मान 1 आ गया तो एक चर को 0 करते जाएंगे। देखो सबसे पहले जैसे x बराबर 0 मान लिया, फिर y बराबर 0 मान लिया, फिर z बराबर 0 मान लिया। जिस चर को 0 नहीं रखेंगे उसको कहते हैं आधारी चर। मान लो ये समीकरण है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये देखो मान लो एक समीकरण ये है। देखो अभी सुनना इधर, यहां अपन देख रहे हैं, देखो 3 तो चर है और 2 समीकरण है, तो n माइनस m का मतलब 1 हो गया। एक चर को 0 करते जाएंगे। देखो सबसे पहले अपन x बराबर 0 ले लेंगे, x बराबर 0 करके y और z का मान निकाल लेंगे। देखो x को अगर अपन 0 कर रहे हैं तब y और z को क्या कहेंगे, आधारी चर कहेंगे। देखो जिन चरों को 0 के बराबर नहीं रखते हैं उनको आधारी चर कहते हैं। देखो अगर x को 0 कर रहे हैं तो y और z को कहेंगे आधारी चर, बेसिक वेरिएबल कहेंगे। देखो जिन चरों को 0 के बराबर नहीं रखेंगे वो आधारी चर कहलाते हैं। देखो और जिसको 0 के बराबर रखेंगे वो क्या कहलाएगा, अआधारी चर कहलाएगा। देखो नॉन बेसिक वेरिएबल कहलाएगा। देखो पहले ये लिख लो थोड़ी इसके बारे में बातें, फिर अपन देखते हैं। जिन चरों को शून्य के बराबर रखते हैं, शून्य के बराबर नहीं रखते हैं, वे आधारी चर कहलाते हैं। आधारी चर यानी बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं। जिन चरों को 0 के बराबर नहीं रखते हैं वो आधारी चर कहलाते हैं। ये अपन देख सकते हैं। देखो जिन चरों को शून्य के बराबर नहीं रखते उनको अपन कहेंगे आधारी चर। देखो बेसिक वेरिएबल कहते हैं। देखो लिख लो, पहले ये लैंग्वेज लिख लो फिर मैं बताता हूं। जिन चरों को शून्य रखते हैं
जिन चरों को शून्य रखते हैं वे अआधारी चर डेस है, अआधारी चर, नॉन बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं। अआधारी चर, जिन चरों को जीरो रख देंगे उनको कहेंगे अआधारी चर कहेंगे, देखो नॉन बेसिक वेरिएबल कहते हैं। एक नोट लगा के लिख लेंगे, देखो इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट बात भी है, देखो थोड़ी सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो जो मैं लिखने जा रहा हूं उसका क्या मतलब है, देखो मान लो अपन ये ले रहे हैं, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5 है, एक तो देखो एक 2x प्लस 3y प्लस 5z है बराबर 7 है, देखो 7z है। देखो सुनना ध्यान से, इधर देखो अब x को अपन ने जीरो मान लिया। देखो सबसे पहले अपन ने x को जीरो मान लिया। देखो जिस चर को अपन जीरो कर देंगे उसको अपन कहेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। देखो और जिनको जीरो नहीं रख रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आधारी चर कहलाएंगे। देखो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो y प्लस जेड बराबर तो आ गया 5 और 3y प्लस 5z बराबर कितना आ गया, देखो 7 आ गया। देखो अब आधारी एल है वो तभी विद्यमान होता है, वैसे तो अपन यहाँ से y के और z के मान निकाल लेंगे। अगर y और z के मान अगर निकल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में अपन देखें तो y और z के मान निकल जाते हैं तो आधारी एल विद्यमान हो जाएगा। देखो अगर ये y और z के मान अगर नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब आधारी एल विद्यमान नहीं है। बाकी जो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखें तो उसका नियम ये होता है, देखो यानी ये जो जिन चरों को अपने जीरो नहीं रखा है उनके जो गुणांक हैं वो क्या होने चाहिए, देखो या उनके जो संगत सदिश हैं वो क्या होने चाहिए, रेखिक स्वतंत्र होने चाहिए। देखो रेखिक स्वतंत्र का मतलब ये होता है, देखो कोई भी दो सदिश है वो रेखिक स्वतंत्र कहलाते हैं यदि उनका जो सारणिक आता है वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। देखो सदिश में भी अपने बात की थी, जैसे दो सदिश है a1 और a2, देखो वहां पे रेखिक स्वतंत्र चेक अपने इस तरीके से किया था, a1 को अपन अल्फा 1 से गुणा कर देते हैं, a2 को अल्फा 2 से गुणा कर देते हैं, फिर उसको जीरो के बराबर रखते हैं। देखो अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों के मान अगर जीरो आ जाते हैं तब तो इन सदिशों को अपन कहते हैं रेखिक स्वतंत्र कहते हैं, और अगर इनमें से एक भी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तब इनको अपन कहते हैं रेखिक परतंत्र कहते हैं। देखो वो रेखिक स्वतंत्रता अपन इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। देखो इनके जो गुणांकों का सारणिक है उसको निकाल के देख लेंगे। देखो अगर गुणांकों का सारणिक अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तब इसका आधारी एल विद्यमान होगा। देखो यानी गुणांकों का जो सारणिक है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखो और अगर गुणांकों का सारणिक नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो y और z के जो संगत सदिश हैं वो क्या है, रेखिक स्वतंत्र है। देखो यानी y और z यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो y का गुणांक तो हो गया कितना, देखो y का गुणांक तो है 1 और 3 और z का गुणांक कितना है, देखो 1 और 5। ये देखो y के संगत सदिश कहलाएगा, ये z के संगत सदिश कहलाएगा। देखो अब इनके सारणिक का मान निकाल के देखेंगे। देखो इनके सारणी का मान अपन देख रहे हैं कितना आएगा, 5 - 3 नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। देखो और नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो अपन ये कहेंगे कि y और z के संगत जो सदिश हैं वो रेखिक स्वतंत्र हैं। देखो इस बात को ऐसे पढ़ा जाएगा। देखो y और z के संगत सदिश हैं वो रेखिक स्वतंत्र हैं। देखो रेखिक स्वतंत्र है, और अगर ये जो सारणी का इसका मान अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तभी यहाँ से y और z का मान निकलेगा। अगर y और z का जो सारणिक बनता है वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तभी यहाँ से मान निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले लेता, देखो मान लो ये ले लेता 5y प्लस 3z ले लेता, देखो और नीचे ले लिया मैंने 3y प्लस 5z बराबर मैंने ले लिया 7 ले लिया। अब यहाँ अगर अपन देखें तो सारणी क्या आएगा, देखो 5 3 3 5 ये बनेगा। देखो थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, सारणिक जीरो लेना चाह रहे थे। मान लो यहाँ मैंने ले लिया 6y प्लस 10z ले लिया। देखो एक जो समीकरण है वो तो मैंने ले लिया 6y प्लस 10z, इधर ले लिया 5 ले लिया। देखो दूसरा समीकरण मैंने ले लिया 3y प्लस 5z बराबर 7 ले लिया। देखो अब इसका सारणिक बना के देखेंगे तो ये बनेगा, देखो 6 3, यहाँ पे आएगा कितना 10 5 ये आएगा। देखो अब इसका सारणिक कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। सारणिक अगर जीरो आ रहा है तो यहाँ से अपन y और z का मान नहीं निकाल सकते। अब देखो यहाँ से निकल थोड़ी सकता है y और z का मान। देखो यहाँ से y और z का मान नहीं निकल पाएगा। देखो
तो वैसे देखें तो देखो ऑब्जेक्टिव में अगर अपन कर रहे हैं तो सीधा ही y और z का मान निकाल के देख लेंगे, लेकिन वैसे इसको मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे कहा जाएगा देखो, यानी y के जो गुणांक है और z के जो गुणांक है उनके जो सारणिक बनता है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए देखो। और सारणिक अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तब अपन ये कहेंगे कि y और z के संगत जो सदिश हैं वो रेखिक स्वतंत्र हैं देखो, यानी इनका जो सारणिक है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए देखो, तभी यहां से अपन y और z का मान निकाल पाएंगे देखो। यहां अपन देख रहे हैं देखो सारणिक 0 हो रहा है तो y और z का मान नहीं निकलेगा देखो। तो इसको मैथमेटिक्स की भाषा में अपन ये कहेंगे कि आधारी हल है वो तभी विद्यमान होता है जब आधारी चरों के संगत जो सदिश होते हैं वो क्या होने चाहिए, रेखिक स्वतंत्र होने चाहिए देखो। ये तो देखो आधारी चर हो गए, इनके संगत सदिश ये हो गए देखो, ये क्या होने चाहिए, रेखिक स्वतंत्र होने चाहिए देखो। रेखिक स्वतंत्र का मतलब इनका जो सारणिक है वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए देखो। मैथमेटिक्स की भाषा में इस बात को ऐसे कहेंगे देखो। तो मान लो कोई कंडीशन पूछ ले इस तरीके से तो वो अपन देख रहे हैं देखो, तो यहां इस बात को इस तरीके से लिख देंगे देखो, आधारी हल है वो तभी विद्यमान होता है देखो, आधारी हल तभी विद्यमान होगा जब आधारी चरों के गुणांकों से प्राप्त सारणिक अशून्य हो, नॉन जीरो होना चाहिए देखो। आधारी चरों के गुणांकों से जो सारणिक बनेगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए देखो, जीरो नहीं होना चाहिए देखो। इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं देखो, अर्थात आधारी चरों के संगत सदिश, आधारी चरों के संगत सदिश रेखिक स्वतंत्र, रेखिक स्वतंत्र को अपन एक घात स्वतंत्र भी कहते हैं, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये बात मान लो ऐसी कोई पूछ ले सीधी ऑब्जेक्टिव में, तब अपन बात कर रहे हैं देखो, यानी आधारी चरों के संगत सदिश रेखिक स्वतंत्र होंगे तभी आधारी हल है वो विद्यमान होगा देखो। यानी आधारी हल है वो तभी विद्यमान आएगा जब आधारी चरों के गुणांकों से प्राप्त जो सारणिक है वो क्या होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए देखो। अगर सारणिक 0 बनेगा तो वहां से y और z का मान नहीं निकलेगा फिर देखो। आधारी चरों के संगत सदिश है वो रेखिक स्वतंत्र होने चाहिए। सारणिक अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो रेखिक स्वतंत्र कहेंगे, सारणिक अगर 0 आता है तो रेखिक परतंत्र कहेंगे देखो। तो सारणिक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए देखो, ये अपन कह सकते हैं देखो। सेकंड पॉइंट ये लिख लेना देखो, आधारी हलों की अधिकतम संख्या देखो। ये सीधा ही ये फॉर्मूले वगैरह पूछे जाते हैं भाई। आधारी हलों की अधिकतम संख्या देखो, आधारी हलों की अधिकतम संख्या वो बराबर होती है किसके देखो, NCM के। किसके बराबर होती है, आधारी हलों की अधिकतम संख्या होती है NCM के बराबर होती है देखो। ये अपन देख सकते हैं। NCM का फॉर्मूला जानते हो क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस m। तो आधारी हलों की अधिकतम संख्या इतनी होती है देखो, आधारी हलों की अधिकतम संख्या इतनी हो सकती है देखो। तीसरी बात अपन ये कह सकते हैं देखो, आधारी हल है वो हमेशा क्या आते हैं, परिमित आते हैं देखो, संख्या में परिमित रहेंगे देखो। भाई आधारी हल 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, परिमित संख्या में होते हैं देखो। जैसे वहां अपन देख रहे थे इस्तेमाल अनंत आ सकते हैं, वैसे अनंत नहीं आ सकते देखो। तो ये बात भी लिख लेंगे देखो, आधारी हलों की संख्या, आधारी हलों की संख्या सदैव सीमित होती है, परिमित होती है या सीमित होती है।
आधारी हलों की संख्या सदैव परिमित होती है। यहां तक ये बात समझ रहे हो क्या? देखो अभी क्वेश्चन करेंगे अपन। आधारी हल है वो देखो दो प्रकार के होते हैं। आधारी हल है वो दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। एक तो होता है देखो अनअपबस्ट, अनअपबस्ट आधारी हल। देखो इसका क्या मतलब है, सारे इधर सुनेंगे। देखो एक बार, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, मान लो ये समीकरण है। देखो एक मिनट सुनना, इधर सुनना भाई। एक तो ये समीकरण है, मान लो एक ये समीकरण है। देखो ये समीकरण है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक चर को जीरो कर देंगे। देखो अक्स को जीरो कर दिया। देखो अक्स को जीरो करने के बाद में अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास समीकरण आ जाएंगी y प्लस 2z बराबर 7 आ जाएगा, और 3y प्लस 5z बराबर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। देखो अब यहां अपन देख सकते हैं इनका जो सारणिक है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। 5 को इधर गुणा करेंगे, 5 माइनस 6 यानी -1 आएगा। तो इसका मतलब बेसिक सोल्यूशन अपन यहां से निकाल सकते हैं। देखो बेसिक सोल्यूशन निकालेंगे तो अपने पास y का मान आएगा, z का मान आएगा। देखो y का मान और z का मान आएगा। देखो ये मान आएगा। देखो जिन चरों को अपन जीरो नहीं रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, आधारी चर कहलाते हैं। ये आधारी चर हो गए। देखो अगर आधारी चरों का दोनों का ही मान अगर नॉन जीरो आता है, यानी इन दोनों का मान जीरो नहीं आना चाहिए, दोनों का ही मान जीरो नहीं आना चाहिए, तब तो इसको कहेंगे देखो अनअपबस्ट आधारी हल। अगर इनमें से एक का मान भी जीरो आ जाता है तब इसको अपन कहेंगे अपबस्ट आधारी हल। अगर y और z में से जिन चरों को अपन जीरो के बराबर नहीं रखते हैं वो आधारी चर कहलाते हैं। देखो ये आधारी चर है। अब y और z का मान निकाल रहे हैं अपन। अगर y और z दोनों का ही मान अगर नॉन जीरो आता है तब तो अपन कहेंगे इसको नॉन डिजर्नेट बेसिक सॉल्यूशन। देखो अनअपबस्ट आधारी हल कहेंगे। देखो इनमें से अगर एक का मान भी जीरो आ जाता है, मान लो इसका मान जीरो आ गया, इसका मान 3 आ गया, देखो तब इसको अपन कहेंगे अपबस्ट आधारी हल। देखो तो आधारी हल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अपबस्ट होता है, एक अनअपबस्ट होता है। देखो अनअपबस्ट का मतलब है देखो कोई भी आधारी चर शून्य नहीं होना चाहिए। देखो आधारी चर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। देखो कोई आधारी चर शून्य नहीं हो, शॉर्ट में अपन लिख देते हैं। देखो कोई आधारी चर शून्य नहीं हो। पर डेफिनेशन ही पूछी गई है ऐसी इसके अंदर, सेकंड ग्रेड और इनके अंदर तो डेफिनेशन ही पूछ रखी है। देखो कोई आधारी चर शून्य नहीं हो। नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल जीरो। कोई भी बेसिक वेरिएबल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखो नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल जीरो। देखो कोई भी बेसिक वेरिएबल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखो तब उसको अपन कहेंगे देखो अनअपबस्ट आधारी हल कहेंगे। देखो नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल जीरो। देखो सेकेंड अपन देख सकते हैं देखो अपबस्ट आधारी हल। डिजर्नेट। अपबस्ट आधारी हल का मतलब होता है कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। देखो कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। देखो कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। सभी आधारी चर शून्य होने जरूरी नहीं है, कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। देखो एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो। कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। देखो
बिल्कुल आसानी से अपन डेफिनेशन याद कर सकते हैं। देखो सेकंड ग्रेड में ये डेफिनेशन पूछी हुई है, अपभ्रष्ट आधारी हल का क्या मतलब होता है। सभी आधारी चर, ऑप्शन इस तरीके से दे रखे थे, सभी आधारी चर शून्य हो, कम से कम एक आधारी चर शून्य हो, कोई आधारी चर शून्य नहीं हो, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। तो कम से कम एक आधारी चर शून्य हो, देखो कम से कम एक आधारी चर शून्य हो तब उसको कहेंगे अपभ्रष्ट आधारी हल। देखो ठीक है, ये अपन देख सकते हैं। एक होता है देखो आधारी सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, शॉर्ट में BFS कहते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आधारी सुसंगत हल का मतलब क्या है, देखो ऐसा आधारी हल जो सुसंगत भी हो। सुसंगत का मतलब क्या होता है, सुसंगत हल का मतलब क्या होता है, सुसंगत हल का मतलब नहीं जानते। सुसंगत हल का मतलब ऐसा हल जो LPP के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, यानी नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट भी करना चाहिए। देखो अब जो आधारी हल है वो क्या होना चाहिए, सुसंगत भी होना चाहिए। देखो आधारी हल है वो सुसंगत भी होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो या नहीं अभी आप लोग, अरे ये बात समझ रहे हो या नहीं, समझ तो रहे हो ना। तो आधारी सुसंगत हल की अपन बात करें, आधारी सुसंगत हल का मतलब ये देखो यदि कोई बेसिक सॉल्यूशन है वो फिजिबल सॉल्यूशन भी हो, आधारी हल है वो सुसंगत हल भी हो। सुसंगत हल का मतलब ये होता है यानी LPP के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट भी करना चाहिए। देखो तो लिख देंगे, देखो ये परिभाषा देखो, वह आधारी हल, वह आधारी हल जो सुसंगत हल भी हो, देखो सुसंगत हल भी हो, वह आधारी हल जो सुसंगत हल भी हो। सुसंगत हल का मतलब होता है LPP के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। देखो तो ये सारी डेफिनेशन अपन यहां पे देख सकते हैं। देखो एक नोट लगा के लिख सकते हैं। देखो इसके अंदर ये जरूर याद कर लेना। देखो LPP का इष्टतम हल, LPP का इष्टतम हल आधारी सुसंगत हल पर प्राप्त होता है। आधारी सुसंगत हल पर प्राप्त होता है, पर प्राप्त होता है। LPP का जो इष्टतम हल आएगा वो कहां पर आएगा, देखो आधारी सुसंगत हल पे आएगा। देखो आधारी हल भी होना चाहिए, सुसंगत भी होना चाहिए, उस पे इष्टतम हल प्राप्त होगा। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे शुरू से अगर अपन बात करें तो देखो अपन ये बात कर रहे थे आधारी हल का मतलब क्या है, यानी LPP को हल करने की एक विधि है। देखो अगर प्रतिबंध निकाय में समीकरण है तब अपन इसको काम में ले सकते हैं। देखो चरों की संख्या समीकरणों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए तब अपन ये विधि काम में लेते हैं। देखो अगर मान लो चरों की संख्या n है, समीकरणों की संख्या m है, तो n का मान ग्रेटर देन m होना चाहिए। देखो n माइनस m चरों को जीरो रखते जाएंगे, बाकी मान निकालते जाएंगे। देखो जिन चरों को अपन जीरो के बराबर नहीं रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, आधारी चर कहलाते हैं। देखो जिन चरों को जीरो के बराबर रखेंगे वो क्या कहलाएंगे, अआधारी चर कहलाएंगे। देखो नॉन बेसिक वेरिएबल कहलाएंगे। देखो आधारी हलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, देखो NCM हो सकती है। देखो ये अपन देख रहे थे। देखो आधारी हल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अनपभ्रष्ट होता है, एक अपभ्रष्ट होता है। देखो अगर किसी भी आधारी चर का मान शून्य नहीं है तब उसको कहेंगे अनपभ्रष्ट कहेंगे। देखो अगर किसी आधारी चर का मान 0 आ रहा है तब वो क्या कहलाएगा, अपभ्रष्ट कहलाएगा। देखो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो LPP का प्रतिबंध निकाय ये दे रखा है। देखो LPP का प्रतिबंध निकाय इस तरीके से दे रखा है। देखो
एलपीपी का प्रतिबंध निकाय अपने को इस तरीके से दे रखा है देखो, तब आधारी हल पूछे गए देखो इसके, तब इसके आधारी हल पूछे गए देखो। प्रतिबंध निकाय में यहां अपन देख रहे हैं देखो समीकरण है और चरों की संख्या देखो समीकरणों की संख्या से ज्यादा है, तो इसका मतलब आधारी हल अपन यहां ज्ञात कर सकते हैं देखो। यहां अगर अपन देखिए तो देखो शून्य इधर शून्य इसका। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं चरों की संख्या, देखो चरों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, एन का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, तीन है। एम का मतलब है समीकरणों की संख्या, समीकरणों की संख्या कितनी है, दो है। एन बराबर 3 हो गया, एम बराबर 2 हो गया। देखो ये बात ठीक है क्या। देखो अधिकतम आधारी हलों की संख्या कितनी आ जाएगी, सबसे पहले वो अपन देखते हैं। देखो अधिकतम आधारी हल इतने आ जाएंगे। देखो अधिकतम आधारी हलों की संख्या वो हो जाएगी कितनी, देखो 3c2। अभी अपने सूत्र बढ़ा था NCM होता है, देखो 3c2 होता है, ये होता है। 3c2 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके अधिकतम आधारी हल इतने हो सकते हैं। अब विद्यमान कितने होंगे वो अलग बात है, लेकिन अधिक से अधिक इसके आधारी हलों की बात करें तो वो 3 हो सकते हैं। देखो अधिकतम आधारी हल इसके 3 हो सकते हैं। देखो अब आधारी हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो n माइनस m चरों को 0 के बराबर रखेंगे। देखो आधारी हल ज्ञात करने के लिए, देखो आधारी हल ज्ञात करने के लिए n माइनस m यानी 3 माइनस 2 यानी 1 चर को शून्य करेंगे। देखो को शून्य रखेंगे। एक एक चर को 0 रखते जाओ। देखो यहां पर एक एक चर को 0 रखते जाएंगे। देखो सबसे पहले मान लिया, देखो अपन ने x1 बराबर 0 मान लिया। देखो सबसे पहले अपन ने मान लिया x1 बराबर 0। जितना n माइनस m का मान आता है उतने चरों को 0 करते जाएंगे। देखो x1 बराबर अगर 0 करेंगे तो कितना आएगा, यहां से 2x2 प्लस x3 बराबर आ जाएगा 4। ऐसे x2 प्लस x3 बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके आपको x2 और x3 का मान निकालना है। बस ये देख लो। अगर अपन देखना चाहें तो यहां सारणिक देख लेंगे। देखो अगर इसका सारणिक निकालेंगे, गुणांकों का सारणिक निकालेंगे तो कितना आएगा, गुणांकों का सारणिक आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब आधारी हल विद्यमान है। देखो इसका मतलब x2 और x3 का मान यहां पे अपन निकाल सकते हैं। और उसको अपन ये कहेंगे कि आधारी हलों के जो आधारी चरों के जो संगत सदिश हैं वो क्या है, रेखिक स्वतंत्र हैं। इस बात को ऐसे पढ़ा जाएगा। आधारी चरों, ये देखो x2 और x3 को आधारी चर कह रहा हूं मैं, इनके गुणांकों का सारणिक अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब आधारी चर विद्यमान होगा। देखो तब आधारी हल विद्यमान होगा। ये सही है कि बात। तो यहां अगर अपन देखें तो इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब आधारी हल विद्यमान है। देखो आप मान निकाल लो x2 और x3 का कितना आ रहा है। x2 बराबर कितना आ रहा है, -1 और x3 बराबर 6 आ रहा है। तो यहां से अगर अपन देखें तो इसका आधारी हल ये हो गया। देखो साइड में मैं लिख रहा हूं आधारी हल हो गया। देखो x1 तो अपन ने 0 लिया था, x2 बराबर अपन ने -1 ले लिया था, x3 बराबर 6 ले लिया था। ये इसका कहलाएगा आधारी हल, ये इसका आधारी हल कहलाएगा। देखो ये इसका आधारी हल है। देखो अब अपन ले लेंगे, देखो x2 को 0 ले लेंगे। अब x2 को 0 ले लो, एक एक चर को 0 करते जाओ। देखो एक एक चर को 0 करते जाएंगे। देखो x2 बराबर 0 ले रहे। देखो x2 बराबर 0 इसमें रख दो। देखो x2 बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, x1 प्लस x3 बराबर आ जाएगा 4। ये आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो 2x1 प्लस x2 ये बराबर कितना आएगा, देखो 2x1 प्लस x3 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 5। यहां से निकाल लो x1 और x3 का मान। सारणिक अगर देखें तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। देखो गुणांकों का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 है। निकालने की जरूरत ही नहीं है सारणिक। अगर निकाल के देखो देख लेना, बाकी सीधा अपन ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं।
यहां से x1 और x3 का मान निकालेंगे, कितना आ रहा है, x1 का मान कितना आ रहा है 1 और x3 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आधारी हल क्या आ गया देखो 1 0 और 3, 1 0 और 3 आ जाएगा, इतना आएगा ये आएगा। अब x3 को 0 कर देंगे, देखो x3 को 0 कर देंगे, देखो x3 को 0 करेंगे तो x3 को 0 करने पर कितना आ रहा है x1 प्लस 2x2 बराबर आ रहा है 4 आ रहा है, देखो ऐसे 2x1 प्लस x2 बराबर आ रहा है 5। बाकी साइड में लिखो तो ये बात लिख देना, देखो यहाँ पे सारणी क्या बन रहा है, देखो 1 2 2 1 ये बन रहा है, यानी 1 - 4 - 3 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो इसका मतलब आधारी हल विद्यमान है, देखो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब आधारी हल विद्यमान है। एक क्वेश्चन में लिख लो थोड़ा समझने के लिए, आधारी हल विद्यमान है, देखो इससे अपने को पता लग गया कि आधारी हल विद्यमान है। तथा इस बात को ऐसे पढ़ा जाएगा, देखो तथा x1 व x2 के संगत सदिश रेखिक स्वतंत्र हैं, इस बात को ऐसे कहेंगे अपन, रेखिक स्वतंत्र है भाई। अगर सारणिक 0 आ जाता तब अपन कहते हैं कि रेखिक परतंत्र है। सारणिक अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसको कहा जाएगा कि रेखिक स्वतंत्र है। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो मान कितना आ जाएगा, देखो इससे अगर मान निकालें तो कितना आएगा x1 और x2 का मान, x1 का मान 2 और x2 का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। ऐसे मत बताओ, x1 बराबर 2 हो जाएगा, x2 बराबर 1 हो जाएगा, x3 बराबर 0 हो जाएगा। मैंने तो आप पे छोड़ रखा है, जो बता रहे हो वो लिख रहा हूं तो देखो है, तो कितना आ जाएगा इसका मान, देखो 2 1 0 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, देखो तो यहां अपने को देखो 3 आधारी हल विद्यमान आगे, देखो 3 आधारी हल प्राप्त हो रहे हैं, देखो इनको अपन कहेंगे आधारी हल। देखो अब ये आधारी हल किस टाइप के आधारी हल है, देखो अपबस्ट है या अनपबस्ट है। आधारी चर कौन थे, देखो यहाँ पे आधारी चर कौन था, देखो x2 और x3 था। x2 और x3 का मान यहाँ 0 नहीं आ रहा। देखो अगर किसी आधारी चर का मान 0 होता है तब उसको अपबस्ट कहते हैं, देखो लेकिन आधारी चर का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये अनपबस्ट है। देखो ऐसे यहाँ अपन बात करें तो आधारी चर हो गए, देखो x1 और x3 यहाँ पे आधारी चर है और दोनों का ही मान क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। देखो दोनों का ही मान क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। देखो तो इसका मतलब अपन ये कहेंगे कि ये भी अनपबस्ट आधारी हल है। देखो ऐसे ये भी अनपबस्ट आधारी हल है। देखो तो नीचे अपन लिख सकते हैं, देखो ये बात एक जगह अगर अपन लिखें तो इनका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यानी आधारी हल अगर पूछा जाता है तो आधारी हल ये सारे हो गए। देखो आधारी हल पूछा जाता है तो आधारी हल कौन कौन से हो गए, देखो बताना नहीं कितने आ रहे थे। एक तो आ रहा था देखो 0 - 1 और 6 आ रहा था। देखो एक आ रहा था कितना 1 0 3 और एक लास्ट वाला आ रहा था 2 1 0। देखो अगर आधारी हल पूछा जाता है तो ये तीनों आधारी हल है। देखो अगर आधारी हल पूछा जाए तो ये तीनों आधारी हल है। अगर ये पूछा जाए देखो अनपबस्ट आधारी हल, नॉन डिजर्नेट बेसिक सॉल्यूशन, देखो तब भी ये तीनों है। देखो क्योंकि किसी भी आधारी चर का मान 0 नहीं है। देखो ये आधारी चर है। देखो किसी भी आधारी चर का मान 0 नहीं है। देखो यार जिस चर को अपन 0 नहीं रख रहे हैं उनको आधारी चर कहते हैं। देखो तो आधारी चर का मान किसी का मान भी 0 नहीं आ रहा है तो अनपबस्ट में भी ये तीनों आ जाएंगे। देखो इसके अंदर भी ये तीनों ही आएंगे। देखो ये आएंगे। देखो जिन चरों का मान निकालना है उनका मान 0 नहीं आना चाहिए। देखो अगर 0 आ जाता है तब उसको अपन कहेंगे अपबस्ट। आधारी सुसंगत हल की बात करें तो आधारी सुसंगत हल कौन कौन से हैं इसके अंदर, आधारी सुसंगत हल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन कौन से बताओ। आधारी सुसंगत हल अपन देख रहे हैं। देखो ये सुसंगत नहीं है। सुसंगत हल का मतलब क्या होता है, ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना चाहिए। देखो ये नेगेटिव आ रहा है। सुसंगत हल का मतलब जो एलपीपी के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, नेगेटिव वाले को भी संतुष्ट करना चाहिए, ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना चाहिए। देखो तो ये नेगेटिव को संतुष्ट नहीं कर रहा। देखो तो ये आधारी सुसंगत हल नहीं है। देखो एक तो ये आधारी सुसंगत हल हो जाएगा, ये आधारी सुसंगत हल हो जाएगा। ये दोनों ही देखो इनको संतुष्ट करेंगे। इन समीकरणों को फिर जो 2 समीकरण अपने ले रखे हैं उनको संतुष्ट तो करेंगे ही, वहीं से तो निकालें अपने मान। तो जो नेगेटिव आया उसको छोड़ देंगे। देखो
जो नेगेटिव आया उसको छोड़ देंगे, बाकी सारे आधारी सुसंगत हल हो जाएंगे। तो आधारी सुसंगत हल हो गए 103 हो गया और 210 हो गया। बिल्कुल आसान सी बात है मेरे हिसाब से, इससे आसान क्या हो सकता है बताओ? है इसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। देखो सबसे पहले अपने को ये प्रतिबंध निकाय दिया हुआ था। देखो यहां अपन प्रतिबंध के अंदर समीकरण दे रखे हैं, चरों की संख्या देखो समीकरणों की संख्या ज्यादा है तो आधारी हल अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां अपन देख रहे हैं चरों की संख्या 3 है, समीकरणों की संख्या 2 है, तो अधिकतम आधारी हल 6, ये 3 हो जाएंगे। देखो एक एक चर को n-m का मान निकाल लेंगे, जितना n-m का मान आता है उतने चरों को जीरो करते जाएंगे। देखो n-m का मान 1 आ गया, 1 को जीरो कर दिया। देखो x1 को जीरो कर दिया। जिस चर को अपन जीरो रखते हैं उसको अपन कहते हैं अआधारी चर कहते हैं। देखो और जिसको जीरो नहीं रख रहे हैं उसको अपन कहते हैं आधारी चर कहते हैं। देखो तो यहाँ पे आधारी चर कौन कौन हो गए? देखो x2 और x3 आधारी चर हो गए। देखो है x2 और x3 क्या हो जाएंगे? आधारी चर हो जाएंगे। देखो यदि किसी आधारी चर का मान 0 आ जाता है तब उसको कहेंगे अपभ्रष्ट, लेकिन इनका मान 0 नहीं आ रहा। देखो तो इसका मतलब इसको अपन कहेंगे अनअपभ्रष्ट आधारी हल कहेंगे। देखो सुसंगत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान नेगेटिव आ रहा है। देखो सुसंगत का मतलब ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना चाहिए। देखो तो ये बात अपन देख सकते हैं। देखो तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं अधिकतम आधारी हलों की संख्या भी 3 थी और वैसे भी 3 आ रही है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ऐसा एलपीपी का प्रतिबंध निकाय, एलपीपी का प्रतिबंध निकाय, एलपीपी का प्रतिबंध निकाय ये दे रखा है। देखो कि आधारी सुसंगत हल पूछे गए अपने को। देखो इस एलपीपी के आधारी सुसंगत हल अपने को निकालने। देखो करके देखो इस क्वेश्चन को देखें। यहां अगर अपन देखें तो देखो n का मान तो कितना हो गया? देखो 3, m का मान कितना हो गया? देखो 2 हो गया। ऐसा भी हो सकता है, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो यहाँ पे मान लो 4 चर होते और 2 समीकरण होते तो अपन 2 चरों को जीरो करते जाते, फिर वो क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं। मान लो ये होता, देखो सुनना, इधर सुनना, देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर मान लो 12 होता, यहाँ पे ये होता, देखो ये होता। देखो तब यहाँ पे अपन देखते, देखो n का मान तो कितना हो गया? 4 और m का मान कितना हो गया? 2। तब अपन 2 चरों को जीरो रखते, फिर n माइनस m का मतलब 2 चरों को एक साथ जीरो कर देते, x को जीरो कर देते, y को जीरो कर देते, फिर z और t का मान निकाल लेते। फिर एक बार अपन y और z को जीरो कर देते, फिर x और t का मान निकाल लेते। उसमें 6 सॉल्यूशन आएंगे। फिर देखो उसमें 6 सॉल्यूशन आते हैं। देखो यानी 2 चरों को जीरो करते जाएंगे वहां पर। यहां अपन देख रहे हैं n का मान 3 है, m का मान 2 है, तो अधिकतम आधारी हल कितने आएंगे? देखो अधिकतम आधारी हल अधिकतम आधारी हलों की संख्या वो आ जाएगी 3c2, यानी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी।
अधिकतम आधारीय लोगों की संख्या इतनी आएगी देखो। अब n-m चरों को जीरो करते जाएंगे देखो, आधारीय हल ज्ञात करने के लिए देखो। आधारीय हल ज्ञात करने के लिए n-m चरों को जीरो करेंगे देखो। आधारीय हल ज्ञात करने के लिए n-m का मतलब 3-2 यानी एक चर को जीरो रखेंगे देखो, एक चर को शून्य करेंगे देखो। ठीक है, तो एक एक चर को जीरो रखते जाओ, यहां पे आधारीय हल आते जाएंगे देखो। सबसे पहले अपन ने रख दिया देखो x बराबर 0, x बराबर 0 रख दिया देखो। x बराबर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा देखो y प्लस जेड बराबर आ जाएगा 12, और यहां पे आएगा देखो 2y प्लस 2z बराबर आएगा 8। अब यहां देखो देखिए y और z का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या अपन? नहीं ज्ञात कर सकते देखो, क्योंकि यहां अपन देखें तो सारणी का वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है देखो, ये सॉरी सारणी का वो 0 आ रहा है देखो। यहां अगर अपन देखें तो वैसे अपन को पता लग रहा है कि y और z का मान नहीं निकल सकता देखो। बाकी सारणिक वाले तरीके से अगर अपन देखें तो यहां गुणांकों का सारणिक अगर अपन बना के देखते हैं देखो, तो इसका मान 0 आ रहा है देखो, ये आ रहा है देखो। अतः अपन कहेंगे आधारीय हल विद्यमान नहीं है देखो, आधारीय हल विद्यमान नहीं है देखो। आधारीय हल विद्यमान नहीं है देखो। वैसे भी अपन देखेंगे तो y और z का मान यहां से नहीं निकलेगा देखो। ऐसे अब y को 0 कर दो देखो, y को 0 के बराबर रख देंगे देखो, y को 0 के बराबर रख देंगे, y को 0 के बराबर रख देंगे देखो। y को 0 के बराबर रखेंगे कितना आएगा देखो, x प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही 3x प्लस 2z बराबर कितना आ जाएगा 8। थोड़ा जल्दी से बताओ कितना आएगा x और z का मान। यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है -16, x का मान आ रहा है -16 और y का मान कितना, z का मान कितना आ रहा है 28। तो आधारीय हल हो जाएगा कितना देखो -16, 0 और 28, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो, ये अपन देख सकते हो देखो। ऐसे ही फिर रख देंगे अपन z को 0 कर देंगे देखो, z को 0 के बराबर रख देंगे देखो। z बराबर अगर अपन 0 करेंगे तो ये बन जाएगा देखो x प्लस वाई बराबर 12। ऐसे ही आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 8 आ जाएगा देखो। यहां पर सारणिक देखें तो देखो 2 - 3 - 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है देखो, और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब आधारीय हल विद्यमान है देखो। यहाँ पर आधारीय हल विद्यमान होगा क्योंकि सारणिक नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है देखो। x और y का मान निकालेंगे कितना आएगा -16 और y का मान भी कितना आ जाएगा 28 आ रहा है। तो ये आ जाएगा कितना देखो, x का मान -16, ये 28 और ये 0 देखो, ये आएगा। अब इसमें अपने वो पूछा गया आधारी सुसंगत हल पूछा गया देखो, तो कौन सा इसमें आधारी सुसंगत हल? कोई नहीं है देखो, आधारी सुसंगत हल कोई नहीं है देखो। अगर आधारी हलों की बात की जाती तो आधारी हल ये हो जाते देखो, सारे इधर सुनेंगे एक बार ध्यान से, लिख लेंगे इसको। आधारी हल अगर पूछा जाता तो आधारी हल तो ये दोनों हो जाते, -16, 0, 28, और एक हो जाता -16, 28 और 0, ये हो जाता। अधिकतम आधारी हलों की संख्या कितनी हो सकती थी? 3 हो सकती थी, लेकिन वास्तविक में 2 ही आ रहे देखो। ये भी बात पूछी जा सकती है कि वास्तव में कितने आधारी हल होंगे, वास्तव में आधारी हलों की संख्या पूछी जा सकती है। वो संख्या तो अपन सीधी भी देख सकते हैं, इतनी निकालने की जरूरत नहीं है, देखेंगे अभी अपन आगे। तो वास्तव में अगर अपन देखें तो इसके 2 ही आधारी हल होंगे देखो, ये अपन देख सकते हैं देखो। अनपबस्त आधारी हल अगर पूछा जाता है तो अपन देख रहे हैं कोई भी आधारी चर यहाँ पे शून्य नहीं आ रहा देखो। आधारी चर कोई भी शून्य नहीं है, आधारी चर ये थे देखो, ये आधारी चर है देखो, कोई भी शून्य नहीं आ रहा देखो। तो इसका मतलब दोनों ही क्या है, अनपबस्त है देखो। फिर सुसंगत अगर पूछा जाता है आधारी सुसंगत हल, सुसंगत हल का मतलब नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और असमीकरणों को, ये समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए देखो।
तो आधारी सुसंगत हल की बात करें तो कोई नहीं है। देखो आधारी सुसंगत हल है वो कोई नहीं है। देखो ये अपन देख सकते हैं, आधारी सुसंगत हल है वो कोई नहीं है। देखो ये अपन देख सकते हैं। अगर मान लो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दिया हुआ होता तो अपन उसी तरीके से क्वेश्चन करते। देखो एक क्वेश्चन करके मैं बताता हूं। देखो मान लो ये क्वेश्चन है। देखो यहां अपने वो पूछा गया है, मैक्सिमम जेड पूछा गया है। देखो एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो इसका हल पूछा गया। देखो आपने इसका इष्टतम हल पूछा गया। देखो या हल पूछा गया, एक ही बात है। देखो इष्टतम हल पूछा गया। देखो तो इस मेथड से अपन निकालते हैं। देखो बेसिक सॉल्यूशन वाला जो मेथड है उससे अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बेसिक सॉल्यूशन है वो भी एलपीपी को हल करने की एक विधि है। देखो इससे भी अपन जेड का मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके आधारी हल निकाल लेंगे, फिर उनमें से जो सुसंगत आधारी हल है उनके लिए जेड का मान निकाल के देख लेंगे। देखो जो सुसंगत आधारी हल आएंगे उनके लिए जेड का मान निकाल के देख लेंगे। देखो करके देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखिए अब थोड़ा शॉर्ट में अपन कर लेते हैं। देखो जल्दी से बताओ। देखिए आप लोग यहां अगर अपन देखें तो एन का मान तो 3 हो गया, एम का मान 2 हो गया। देखो एन माइनस एम का मतलब 1, एक एक चर को 0 रखते जाओ। देखो एक एक चर को अपन 0 करते जाएंगे। देखो सबसे पहले मैंने कर दिया x को 0 कर दिया। देखो कितना आएगा y और z का मान, यहां से ही थोड़ा सा जल्दी निकालेंगे। देखिए एग्जाम में आप ऐसे धीरे धीरे थोड़ी करोगे क्वेश्चन। 5y प्लस 8z, ये देखो जल्दी से कौन बताता है y और z का मान निकाल के देखें। यहां पर कौन बता रहा है? y बराबर 2 और z बराबर 5। तो एक पहला आधारी हल आ गया। देखो 0 2 5 ये आ गया। सबसे तेज कौन निकालता है? देखिए y बराबर 0, फिर ये देखो कहीं तो बैठे आराम से, कोई मतलब ही नहीं है, बस बोर्ड पे जब लिखेंगे तब लिख लेंगे। बस यहां से x और z का मान निकालेंगे। देखो कितना आ रहा है x और z का मान? -2 और 7, x बराबर -2 y बराबर 7, तो आ जाएगा कितना? देखो -2 0 और 7। आधारी हल आ गया। देखो आधारी हल आ गया। देखो फिर लेंगे z को 0 ले लेंगे। देखो z को 0 लेंगे तो ये आएगा। देखो x प्लस वाई बराबर 12, ऐसे ही 3x प्लस 5y बराबर 50। ये आ गया। ये आ गया। कितना आएगा? x बराबर 5, y 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना? 5 7 0 0 आएगा। अब यहां देखो अपने को इष्टतम हल से मतलब है। देखो और इष्टतम हल अपन जानते हैं कहां पे प्राप्त होता है? आधारी सुसंगत हल पे प्राप्त होता है। देखो तो इनमें से जो आधारी सुसंगत हल है उनको देखो, जो आधारी सुसंगत हल है उनको अपन देखेंगे। देखो यहाँ अपने को प्राप्त हो गया। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो x बराबर अपन ने 0 रखा तो ये आ गया था, y बराबर 0 रखा तब ये सोल्यूशन आ रहा था। देखो z बराबर 0 रखा है तब आ रहा है कितना? 5 7 0 आ रहा है। देखो अब अपने को निकालना है। देखो इष्टतम हल निकालना है, और इष्टतम हल कहाँ पे प्राप्त होता है? देखो आधारी सुसंगत हल पे प्राप्त होता है। तो इनमें से आधारी सुसंगत हल देख लेंगे। देखो दूसरे पेन से लिखते हैं। देखो आधारी सुसंगत हल देखते हैं। देखो आधारी सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल कौन कौन से हो गए? देखो इसके अंदर ये दोनों आधारी सुसंगत हल है। देखो इसका मान नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये आधारी सुसंगत हल नहीं है। आधारी सुसंगत हल का मतलब है वो ऋणेत्र प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना चाहिए। देखो तो आधारी सुसंगत हल हो जाएंगे 0 2 5, ये हो जाएंगे। देखो ऐसे ही कितना हो जाएगा? 5 7 0, ये हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं पे z का मान निकाल के देख लो। देखो इस बिंदु पे z का मान कितना आ रहा है? y की जगह 2 करेंगे, z की जगह 5 करेंगे, इसका मान 12 आ रहा है। ये मान अपन रखेंगे तो कितना आ रहा है?
17 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही हो गया। देखो मैक्सिमम जेड ही हो गया। मैक्सिमम जेड बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इस बात से अपन ये समझ रहे हैं देखो कि एलपीपी को बेसिक सॉल्यूशन वाले मेथड से भी सोल्व किया जा सकता है। देखो वो अपन देख रहे हैं। देखो लेकिन उसके लिए कंडीशन ये देखो जो असमीकरण है वो समीकरण के रूप में होनी चाहिए और चरों की संख्या देखो समीकरणों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए, तब अपन ये सोल्व कर सकते हैं। अब कई बार जैसे अपने को देखो इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधारी हलों की केवल अगर संख्या पूछी जाती है, भाई आधारी हल निकाल के ना केवल अगर संख्या पूछी जाती है तो वो सीधा भी अपन देख सकते हैं। देखो जो एनसीएम वाला सूत्र है उससे तो अपन अधिकतम आधारी हलों की संख्या देख सकते हैं। वास्तव में आधारी हल कितने आएंगे या तो अपन निकाल के चेक कर सकते हैं या सीधा एक सूत्र है उससे अपन देख सकते हैं। देखो तो अब अपन देख रहे हैं देखो आधारी हलों की संख्या, आधारी हलों की संख्या देखो, आधारी हलों की संख्या देखो, आधारी हलों की संख्या देखो। बिल्कुल आसानी से अपन आधारी हलों की संख्या चेक कर सकते हैं। देखो मान लो इसके आधारी हलों की संख्या पूछी गई है। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, क्वेश्चन लिख लो। देखो एक 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 बराबर है देखो 6। क्या आधारी हलों की संख्या पूछी गई है। देखो क्या आधारी हलों की संख्या पूछी गई है। देखो आधारी हलों की संख्या पूछी गई है। देखो वैसे अगर अपन देखें तो अधिकतम आधारी हल कितने आएंगे? इसके 3 आएंगे। देखो एनसीएम वाले फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं। देखो वास्तव में इसके आधारी हल कितने आएंगे वो अपन बिल्कुल आसानी से यहां देख सकते हैं। देखो कैसे देख सकते हैं? देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो यहां अनुपात देख लेंगे। देखो इनका, इन दोनों का अगर रेशियो देखें तो आ रहा है 1:2। देखो इन दोनों का रेशियो आ रहा है 1:3। देखो इन दोनों का रेशियो आ रहा है 1:2। देखो x1 का मैंने देख लिया, x2 का देख लिया मैंने, x3 का देख लिया। देखो अब सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो अभी अपन बात कर रहे थे आधारी हल तभी तो प्राप्त होगा जब जो सारणी का वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सारणी का अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी तो आधारी हल प्राप्त होगा। तो अगर अपन इन दोनों को एक साथ लेंगे तो अपने को आधारी हल मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अनुपात सेम नहीं है। देखो भाई इन दोनों का अगर अनुपात सेम होगा तो फिर सारणिक 0 हो जाएगा। अगर अनुपात सेम होगा तो सारणिक 0 हो जाएगा, वहां से कोई आधारी हल नहीं आएगा। लेकिन यहां अपन देख रहे हैं देखो इसका और इसका अनुपात सेम नहीं है तो एक आधारी हल अपने को यहां से प्राप्त हो जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? अब इन दोनों को लेने से आधारी हल प्राप्त होगा या नहीं होगा? x1 और x3 को लेने से आधारी हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अगर अपन देखें तो इसमें भी 1 2 है और इसके अंदर भी देखो 1 2 है। जब इसका सारणिक अपन सोल्व करेंगे तो 0 बन जाएगा। देखो और सारणिक 0 बन जाएगा तो इसका मतलब आधारी हल प्राप्त नहीं होगा। तो केवल ये देख लो कि अनुपात डिफरेंट किसका है, जिन जिन का अनुपात डिफरेंट है वहां से अपने को आधारी हल प्राप्त होंगे। देखो तो x1 और x2 को एक साथ लेने से एक आधारी हल आ जाएगा, लेकिन x1 को x3 के साथ में लेने से आधारी हल नहीं आएगा। देखो नहीं आएगा। देखो फिर ऐसे ही x2 को x3 के साथ में लेने से आधारी हल आ जाएगा। देखो क्योंकि इन दोनों का अनुपात है वो डिफरेंट है। देखो इन दोनों को लेने से एक आधारी हल अपने को प्राप्त हो जाएगा। देखो तो आधारी हलों की संख्या अगर देखी जाए तो कितनी आएगी? 2 आएगी। देखो आधारी हलों की संख्या आ जाएगी 2 आएगी। एक तो अपने को यहां से प्राप्त होगा, इन दोनों से प्राप्त होगा, और एक यहां से प्राप्त होगा। इन दोनों को एक साथ लेने से कोई आधारी हल प्राप्त नहीं होगा। देखो x1 और x3 को एक साथ लेने से कोई आधारी हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सारणिक 0 बनेगा वहां पर, क्योंकि वहां पे सारणिक 0 बन जाएगा। देखो तो सीधा अपन देख सकते हैं आधारी हलों की संख्या तुरंत बता सकते हैं। देखो आधारी हलों की संख्या तुरंत अपन देख सकते हैं। नेट वगैरह और वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बड़े आते हैं, मान लो आधारी हलों की संख्या निकालनी तुरंत इस तरीके से देखी जा सकती है। देखो जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। देखो ये दे रखा है, देखो 3x1 दे रखा है प्लस 2x2 दे रखा है प्लस x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू दे रखा है 6 दे रखा है। ये दे रखा है। ऐसे ही अपने को दे रखा है 6x1 प्लस दे रखा है देखो x2 प्लस 2x3 दे रखा है। देखो बराबर दे रखा है 15 दे रखा है। क्या आधारी हलों की संख्या पूछी गई है। देखो
कि आधारी हलों की संख्या पूछी गई है। देखो अधिकतम आधारी हलों की संख्या अगर अपन देखें तो देख सकते हैं 6 आएगी। देखो भाई अधिकतम 6 आ जाएगी, लेकिन वास्तव में कितनी होगी वो अपन देख सकते हैं। देखो रेशियो देख लेंगे। देखो इन दोनों का अनुपात कितना है, देखो 1:2। इन दोनों का अनुपात है 2:1। इन दोनों का अनुपात है 1:2। इन दोनों का अनुपात है 1:2। 1:2। अब यहां पे दो चरों को जीरो करेंगे अपन, दो चरों को जीरो करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये अनुपात लिख लिया मैंने, यहां तक ठीक है की बात। अब सारे इधर सुनेंगे। देखो इधर सुनेंगे एक बार। जब अपन देखो x1 को x2 के साथ में लेंगे तो एक आधारी हल आ जाएगा। देखो क्योंकि दोनों का अनुपात सेम नहीं है। देखो इनका जो सारणिक बनेगा, देखो आधारी हल कैसे निकालेंगे, जब 4 चर होंगे तो दो चरों को जीरो रखना पड़ेगा। n का मान तो यहाँ 4 हो गया, m का मान 2 हो गया, तो दो चरों को जीरो करेंगे। मान लो इन दोनों चरों को जीरो कर दिया मैंने, देखो इन दोनों को, तब यहां से अपने को x1 x2 का मान निकालना है। तो x1 x2 का मान यहां से निकाला जा सकता है क्योंकि सारणिक नॉट इक्वल टू 0 आएगा। देखो तो एक आधारी हल अपने को यहां से मिल जाएगा। देखो जब x1 को x3 के साथ में लेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। x1 को x3 के साथ में लेंगे तो आधारी हल नहीं मिलेगा। देखो जब x1 को x4 के साथ में लेंगे तो भी आधारी हल नहीं आएगा। देखो पहली बात तो ये समझो, देखो यहाँ पर n का मान तो कितना है, देखो यहाँ पे 4, m का मान 2 है, तो n माइनस m का मतलब हो गया दो चरों को अपन जीरो करेंगे। देखो दो चरों को शून्य यहाँ करेंगे। देखो दो चरों को शून्य करने पर इसके आधारी हल प्राप्त होंगे। देखो अपने को अब सबसे पहले जैसे मान लो मैंने x3 को जीरो कर दिया, x4 को जीरो कर दिया। देखो x3 को जीरो कर दिया, x4 को जीरो कर दिया, तो यहां से मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आधारी हल आएगा या नहीं आएगा। तो अगर दोनों का अनुपात सेम है तब तो नहीं आएगा, और अगर दोनों का अनुपात डिफरेंट है तब आएगा। तो यहां अपन देख रहे हैं इन दोनों का अनुपात डिफरेंट है, तो एक आधारी हल यहां से आ जाएगा। देखो यानी दो चरों को तो एक साथ लेना है। अब अपन ले लिया मैंने, देखो x1 को x3 के साथ में ले लिया, तो x1 और x3 दोनों का अनुपात सेम है, तो यहां से आधारी हल नहीं मिलेगा। देखो फिर जब अपन ने x1 को x4 के साथ में ले लिया तब आधारी हल आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। फिर x2 को लेते हैं, x2 को x1 के साथ में ले लिया अपन ने, अब x2 को लेते हैं x3 के साथ में। दो चरों को लेना है, दो चरों को लेना है, तो x2 को x3 के साथ में लेते हैं। x2 को x3 के साथ में लेंगे, दोनों का अनुपात डिफरेंट है, तो एक आधारी हल यहां से आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा। फिर जब x2 को x4 के साथ में लेंगे तो आधारी हल आएगा या नहीं आएगा, आएगा। यहां से भी एक आधारी हल आएगा। देखो ये आएगा। देखो x1 को अपन ने सबके साथ में ले लिया, फिर x2 को सबके साथ में ले लिया, अब x3 को लेते हैं। देखो x3 को अगर अपन x1 के साथ में लेंगे तो आधारी हल नहीं आएगा। देखो x3 को x1 के साथ में लेंगे तो आधारी हल नहीं आएगा, x3 को x2 के साथ में लेंगे तो आधारी हल आएगा, वो पहले अपन देख चुके हैं। फिर जब x3 को x4 के साथ में लेंगे तो भी आधारी हल नहीं आएगा। देखो दो चरों को एक साथ लेना है, n माइनस m का मतलब दो चरों को तो जीरो करते जाएंगे और दो चरों को एक साथ लेते जाएंगे, तो जिनका अनुपात डिफरेंट है वहां से अपने को आधारी हल मिलेंगे। देखो तो आधारी हलों की संख्या यहाँ पे 3 मिलेगी। देखो नहीं समझ रहे बात, आधारी हलों की संख्या अपने को 3 मिलेगी। देखो ये देख सकता है 3 आधारी हल प्राप्त होंगे। दो चरों को एक साथ ले लो। देखो जिनका अनुपात डिफरेंट है वहां से अपने को आधारी हल मिलेंगे। देखो तो आधारी हलों की संख्या आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। देखो ये आएगी। देखो आधारी हलों की संख्या 3 आ जाएगी। देखो ये अपन देख सकते हैं। अधिकतम आधारी हल कितने आएंगे, इसके 6 आएंगे। देखो अधिकतम आधारी हल इसके 6 हो सकते थे, लेकिन वास्तव में इसके 3 ही होंगे। देखो वास्तविक आधारी हलों की संख्या अगर पूछी जाए तो 3 हो जाएगी। देखो तो ये अपन बात कर रहे थे, देखो आधारी हल के बारे में बात कर रहे थे। देखो